हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओल्ड पेपर एमपी सेट का। ये कॉमन पेपर रहेगा जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगा। उसका सिलेबस का वीडियो बना दिया। इवन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस का वीडियो, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस, ओल्ड पेपर, एमपी सेट का भी सिलेबस और ओल्ड पेपर बनाया जा चुका है जियो एकेडमी में। और आप चाहो तो एमपीपीएससी के साइट से भी देख सकते हो या कि फिर जियो एकेडमी में देख सकते हो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती, तो बार बार आप लोग डिमांड मत करना पीडीएफ के लिए। तो देख लेते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें इजली अवेलेबल होती है ना, उस चीज़ के लिए आप लोग खुद अपने एफर्ट्स लगा सकते हो। तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इस बार मोस्ट प्रोबेबली यही है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि जो रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं एमपीपीएससी के, तो वो सारे के सारे ऑफलाइन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो सकता है। देखो प्रश्न पत्र प्रथम, ये देखो प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य जागरूकता शिक्षण में शोध अभियोग्यता। ठीक है, ये किन के लिए था? वाणिज्य कला संकायों के अभ्यर्थियों हेतु था। ठीक है, चलो आप कहोगे ना तो डिटेल में वीडियो सॉल्व करके बता दूंगी यदि 10 कमेंट्स आएंगे तो। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही देखते रहो। जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शिफ्ट फर्स्ट, दोनों दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस इसी वीडियो में रहेंगे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के समायोजन में निम्न में से क्या मुख्य भूमिका निर्भर करती है? तो क्या मुख्य भूमिका निर्भर करती है? द टीचर हिमसेल्फ, स्वयं शिक्षक। देखो ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं और इसके नीचे जो आंसर लिखा हुआ है एमपीपीएससी ने ही आंसर माना है। मैंने कोई कलाकारी नहीं करी, मतलब मैंने खुद से ये पीडीएफ नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, इसलिए फटाफट स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देखते जाना। निम्न में कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, जो कि सी इज़ द राइट आंसर, मतलब परिपक्वता इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है? तो डी इज़ द राइट आंसर, मतलब स्किल्स, निपुणता। 4 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या रहेगा? सी। चलो और आगे देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सोशियोमेट्रिक, मतलब समाज मिति, ए इज द राइट आंसर है। इसी तरीके से देख लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी। 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बी, समेटिव असेसमेंट, मतलब योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे अंतिम उपलब्धि की बात की जा रही है, इसलिए क्या रहेगा? समेटिव असेसमेंट। और वैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, 2 प्रकार के असेसमेंट होते हैं, मतलब मूल्यांकन टू टाइप्स होते हैं, एक समेटिव एक फॉर्मेटिव। तो जब हम अंतिम उपलब्धि की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है? समेटिव असेसमेंट रहता है, योगात्मक मूल्यांकन, जो कि जब हम किसी भी एग्जाम के अंतिम में लेते हैं। हाइपोथेसिस इज द है ना, परिकल्पना क्या है? परिकल्पना सी इज द राइट आंसर। चलो अब आगे देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रेफरेंस, रेफरेंस संदर्भ सूची, सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सी, सी इज द राइट आंसर। डिस्क्रिप्टिव है ना, सी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सी। चलो और आगे देख लेते हैं। केस स्टडी, जब हम डेटा एकत्रित समंक, मतलब डेटा समंकों का तार्किक एकत्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? केस स्टडी कहलाता है, घटना अध्ययन। ठीक है, ये पैसेज दिया गया है, इसे केयरफुली स्टडी करनी है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या रहेगा? सी, सी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लोकतंत्र क्या लिखा हो? 1 मिनट। लोकतंत्र असफल हो सकता है यदि वह, ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया जा चुका है। ठीक है, चलो ग्रेव वाइन एज अ, ग्रेव वाइन क्या है? इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, अनौपचारिक संप्रेषण, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, अधोगामी संचार। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? डी, मतलब सभी। कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी?
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ फिल्टर्स इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या होगा इसमें, इमोशंस भी रहेगा, कल्चर भी रहेगा और एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें प्रपोर्शन पूछा है, मतलब समानुपाती पूछा है, जिसमें अपन कैसे करेंगे सॉल्व, मैं थोड़ा सा ही करके सॉल्व करके बताऊंगी। और आप जब चाहोगे ना डिटेल वीडियो के लिए तो मैं बना दूंगी, उसमें डिटेल में बता दूंगी। देखो 12/20 है ना, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 18/x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या कि फिर तिर्यक गुणा, जो भी आप लोग बोलते हो, तो क्या आ जाएगा 12, एक मिनट, एक मिनट, 12x इज इक्वल टू 18/20, ठीक है ना। फिर x इज इक्वल टू 18/20/12। तो इसको कटा पिटा करोगे तो कितना आएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन था। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर, 8, ठीक है ना। इसका क्या राइट आंसर था, 18 का बी। चलो ये है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, सी इज द राइट आंसर। पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना है, फिर उसके बाद ई का डी से क्या संबंध है, इसका आंसर सर्च करना है। तो क्या करना है, अंकल इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से 21 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए के कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से 22 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन ये, ठीक है ना, आप और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये। तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, इस वजह से हम हिंदी मीडियम वालों का ही वो देखेंगे। चलो कथन को देखेंगे, फिर उसके बाद ये परिणाम है, और फिर इनसे अपन वो करेंगे कि क्या बोलते कौन सा सही है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई सही नहीं है। ना ही सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं, सभी लड़के टाइपिस्ट नहीं हैं, कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, डी। चलो 23 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट्स हैं और कंक्लूजन है, ठीक है ना। इस पे आपको वो करना है, देखना है। तो चलो देख लेते हैं। कथन क्या है, कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है। इसमें कंक्लूजन में क्या रहेगा, सभी अध्यापक लड़कियां हैं, या कि कुछ अध्यापक लड़कियां हैं, या कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी अध्यापक हैं। इनको जब कथन को आप ना वो करोगे, मतलब एक ड्रॉ से देखोगे, फिर आपको कंक्लूजन अपने आप निकल जाएगा। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो इसमें क्या है, बी इज द राइट आंसर है, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो बी मतलब कुछ अध्यापक लड़कियां हैं। चलो अब और आगे देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या रहेगा। ये डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है ना। इनको फॉलो करते हुए इनको देखना है, इनमें से कौन सा, देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा चित्र से प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता, ए इज अ राइट आंसर, मुर्गी कुत्ता बिल्ली। चलो अब आगे और देख लेते हैं। इसी तरीके से 25 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर, इसका बी। लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ये लो, फिर उसके बाद इसको भी देख लो, इस वाले नंबर को भी, ठीक है। ये लो जूम कर दिया मैंने, इसे भी जूम कर दिया। ये रीजनिंग से क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया है कि ये इसका है ना, इसको इस संकेतन से वो करते हैं, लिखते हैं, तो इसी का इसका संकेतन क्या होगा, है ना। तो आपको वो प्रोसेस आनी चाहिए, जिसमें अपन ए से लेकर के जेड तक
और जैसे ए से बी में जा रहे हैं या कि ए से सी में जा रहे हैं तो कितना गैप, एक गैप है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। आप बोलोगे तो मैं डिटेल में बना दूंगी। डी इज़ द राइट आंसर। चलो अब आगे देख लेते 27 नंबर क्वेश्चन कर है ना, क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि ए द्वारा अर्जित सभी विषयों में अर्जित प्रतिशत अंक कितना होगा। ए द्वारा सभी विषयों में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ना तो ये भी नहीं है, ना तो ये भी है, ना तो ये भी है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। चलो अब आगे देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या गया। भूगोल विषय में 6 विद्यार्थियों द्वारा अर्जित औसत अंक क्या होगा। देखो भूगोल की बात की जा रही, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। ज्योग्राफी की बात की जा रही है, तो इसमें ये और ये, इन सब का आपको औसत अंक निकालना। औसत अंक निकालते आता होगा ना आपसे, एवरेज मार्क्स, जिसमें अपन सारे नंबर को टोटल करके कितने नंबर है उनमें अपन डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद निकल जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर है इसका, ठीक है ना। किसका, 28 का, ठीक है ना। अब 29 नंबर क्वेश्चंस का क्या है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से पहले। राइट आंसर रहेगा ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे गणित विषय मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात की जा रही है। मैं अर्जित औसत प्रतिशत अंक क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से सी द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड द आंसर द क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना, इन विच 2 क्लास इंटरवल्स द रेशियो ऑफ एज इज अ 15:10। राइट आंसर क्या रहेगा, बी। ये लो, एक मिनट हम ऐसे कर देते हैं इसको, तो देख लो। इसी तरीके से एक और हिस्टोग्राम दिया गया है जिसमें आपको विच ऑफ द 2 क्लासेस इंटरवल्स हैव मैक्सिमम डिफरेंस इन अ एज। तो आपको अंतर अधिकतम अंतर पता करना है, किन 2 वर्ग अंतरालों में से उम्र का अधिकतम अंतर होगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये लो अच्छे से देख लो। अब हम आगे की बात करेंगे। वेब क्लाइंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वेब क्लाइंट, वेब ब्राउज़र कहलाता है, ठीक है ना। बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से एक ये एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें किसका उदाहरण है, ये URL का है, HTML का है कि AML का है, LAN का है। तो किसका है, URL का है। ए इज़ द राइट आंसर इसमें, ठीक है। चलो अब आगे और देख लेते हैं। हाउ कैन फॉन्ट साइज बी चेंज, किस तरीके से फॉन्ट साइज को चेंज किया जा सकता है। तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ से आप चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ करता है। जब हम मेल को मर्ज करेंगे, है ना, मेल मर्ज, इसमें हम जाकर एक साथ अपन किसी को भेज सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से कथनों को ध्यान से पढ़ें, कथन को ध्यान से पढ़ना है। तो इनमें देखना है सही है या गलत है। तो क्या है, ना ही तो पहला सही है ना ही तो दूसरा सही है, ठीक है। चलो अब आगे और देख लेते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नीदर व, है ना, ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड इज द करेक्ट। अ पर्सन कंप्यूटर यूजेस अ नंबर ऑफ द चिप्स माउंटेड ऑन अ, है ना, सर्किट बोर्ड इज द कॉल्ड द मदर बोर्ड। सी इज द राइट आंसर। मतलब आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। SQL स्टैंड फॉर, SQL का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। चलो अब आगे और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम सबसे स्टेबल मतलब स्थिर है, कौन सा है, ओशियन, ठीक है। चलो हुज डेवलप द हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट इन 1988, किसने किया था, नॉर्म्स मेयर ने, ठीक है ना, नॉर्मन मेयर ने। चलो 41 नंबर क्वेश्चन का, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, CO2 एंड मीथेन इज द डी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के लिए, मतलब कौन सही बता रहा है। यह पशुओं में आनुवांशिक बदलाव उत्पन्न करता, हाँ ये करता है, ठीक है। इसी तरीके से मृत्तिका के विविध खनिजों में असंतुलन उत्पन्न करता है, नहीं। यह रक्त संचरण के अवरुद्ध कर देता है, नहीं, वैसे करता है लेकिन इतना नहीं करता। यह कैंसर का कारण है, यह कैंसर का कारण है, ठीक है ना, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। पहला और चौथा जो कि इसका मेन रीजन है किसका, रेडियो एक्टिव प्रदूषण में के विषय में सही है, मतलब ये फैक्ट, ये नुकसान हो जाता है इनमें, जैसे पशु में आनुवांशिक बदलाव आ जाते हैं और यह कैंसर का कारण बन सकता है। चलो अब हम देखेंगे जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो क्या है, 1 2 3 4 5 4 सभी सही हैं। मृदा का निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। अब आप ये बताओ, जो भी हिंदी मीडियम से हैं उन्हें कैसे समझ में आएगा सस्य परागण, इसीलिए कहती हूँ कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आप लोग को आना चाहिए। देखो पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स ये ज़रूरी ही है ना, तो मानव अस्तित्व के लिए ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, मृदा निर्माण भी ज़रूरी है, मृदा अपरदन, एक मिनट, मृदा अपरदन की रोकथाम भी जरूरी है, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भी जरूरी है ना, और सस्य परागण ये भी जरूरी है, तो डी इज द राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से अब हम जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन पे, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका ये क्या पूछ रहा है, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म बाय यूजीसी इन 1969 की बात की जा रही है, तो विश्वविद्यालय कॉलेज के लिए विविध निर्माण प्रशासन हुआ था, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेजेस आर कॉल्ड, कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉलेज को फेडरल यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, संघीय विश्वविद्यालय। इसी तरीके से इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, SCOVE की, तो ए इज द राइट आंसर। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल, ठीक है ना। 48 साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं, तो साक्षरता प्रोग्राम मतलब लिटरेसी प्रोग्राम के लिए, बी इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड ऑन, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी, बी इज द राइट आंसर, 10 दिसंबर 1948, ठीक है। चलो अब हम 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये करंट से रिलेटेड है, 2017-18 में अकाउंटेबिलिटी एंड एजुकेशन मीटिंग ऑफ आवर कमिटमेंट्स के प्रकाशक कौन है, कौन है प्रकाशक, ये हैं यूनेस्को, मतलब किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा, UNESCO के द्वारा, ठीक है। चलो अब हम सेकंड शिफ्ट की बात कर लेंगे, अभी हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करी है हमने, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है ना, और वो किसके लिए था, कला संकाय और किसके लिए, वाणिज्य के लिए था। इसमें हम ये किसके लिए, विधि विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों हेतु था, ठीक है ना। सामान्य जागरूकता शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, बड़े से फटाफट स्क्रॉल करते हुए हम आ जाएंगे किसमें, जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, सेकंड शिफ्ट, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का ज्ञान जिसको उसके शिक्षण प्रभाव पड़ता है का संबंध है ना, कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञात्मक प्रक्षेत्र से, बी इज द राइट आंसर। सेकंड का राइट आंसर क्या रहेगा, एक मिनट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए। देखो स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है ना, कंप्यूटर साक्षरता पर। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, संसाधन के प्रकार सम्मिलित किए गए हैं, तो सभी हैं, ठीक है ना।
शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित किए गए हैं। व्यावसायिक साहित्य, सहकर्मी, व्यावसायिक समितियां, व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप, तो सभी सही हैं, ये देखो, है ना। तो चलो अब आगे और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती? तो डी इज द राइट आंसर, जेंडर। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है। चलो 7th नंबर, रिसर्च डिजाइन इज है ना, रिसर्च डिजाइन कैरेक्टराइज्ड एज अ, डी इज द राइट आंसर, एक्सप्लोरेशन, है ना, डायग्नोसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑल ऑफ दीज, सभी सही है। ये क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? डी, कोरेशनल रिसर्च, है ना, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मेजर्ड, मापा गया, है ना। चर की क्रियात्मक परिभाषा दर्शाई गई है, वह चर किस प्रकार का है? मेजर्ड, मापा गया। ठीक है ना। 10 नंबर का राइट आंसर है सर्वे स्टडीज, सॉरी सर्वे नहीं, डेवलपमेंटल स्टडीज, विकासात्मक अध्ययन, सी इज द राइट आंसर। एक मिनट लो, लगा ही देते हैं हम। इसी तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है कौन सा रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है? सी इज द राइट आंसर, टेक्स्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट, विषय संबंधित पाठ्य पुस्तक। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ए, प्लेगरिज्म, है ना। चलो ये सब मैं डिटेल में बता दूंगी, यदि आप लोग चाहोगे तो सॉल्व करना। ये गद्यांश दिया गया, एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। इस पे आपको पढ़ना है और आंसर बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है और आंसर देना है। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। एक मिनट आप लोग इंग्लिश वाला देख लो अच्छे से पहले। वीडियो को पॉज कर लेना। कुछ लोगों ने बोला कि मैम जल्दी वीडियो जल्दी नहीं है, आप खुद पॉज कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है ना। पढ़ो आप इसे पहले अच्छे से, फिर उसके बाद आंसर लगाना। देखो, उपयुक्त गद्यांश के लिए इनमें कौन सा उपयुक्त शीर्षक होगा, तो आपको ये पता लगाना है। तो डी इज द राइट आंसर, सामाजिक मीडिया के प्रभाव, है ना। अच्छे से पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो डी इज द राइट आंसर। इस गद्यांश का वो क्या होगा, शीर्षक क्या होगा? सामाजिक मीडिया के प्रभाव। अब ये वही आया, फिर से देख लो अच्छे से। ये लो एक बार अच्छे से देख लो, और कर देती हूँ जिससे आप अच्छे से देख लो। चलो इसमें से लिखा है कौन सा सही नहीं है ना। इस पैराग्राफ में ही आपको देखना होगा, समझना होगा। तो सी इज द राइट आंसर। अधिकांश युवा वर्ग सामाजिक मीडिया पर व्यसनी है, एडिक्टेड है, ठीक है ना। फिर से 15 नंबर क्वेश्चन है, वही पैसेज है। तो आप लोग पहले पैसेज तो देख ही लिया है आपने, ठीक है। धीरे करके स्क्रॉल करते जा रही, जो आपको समझ में नहीं आएगा तो देख लेना। उपयुक्त गद्यांश से आप क्या सोचते हैं? युवा वर्ग से इतर लोग सामाजिक मीडिया के व्यसनी न्यूनतम रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, कांट से, कहा नहीं जा सकता। पढ़ना पहले पैसेज अच्छे से और देखना, ठीक है। चलो, संप्रेषण की दिशा के अनुसार कौन संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। 17 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, प्रभावी संप्रेषण में पूर्व नियत है, क्या नियत है? सी, अंडरस्टैंडिंग। ये आपको यहाँ से आपको वो करना है, देखना है कि क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब क्या फॉर्मूला, मतलब किस तरीके से किया है इन लोगों ने। और इसके बाद लर्न का क्या होगा? यदि रीड का 14 है तो लर्न का क्या होगा, तो मैं सॉल्व करके बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपसे आंसर देखते जाओ, बोलोगे तब, है ना, कि डिटेल वीडियो बनाओ तभी। सी इज द राइट आंसर, 25। चलो, ये शायद एक मिनट, हाँ, ये सेटिंग अरेंजमेंट का है,
ये क्वेश्चन इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन भी आ गया और सिटिंग अरेंजमेंट भी आ गया, मतलब आपको नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आना चाहिए, ठीक है ना। सी, तो सी इज द राइट आंसर इसका। ये क्वेश्चन होगा इस क्यू की मुख्य दिशा क्या है, क्या होगी, ठीक है ना। इसमें रीजनिंग में मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है, बी इज द राइट आंसर है इसका 17 का। अब आगे देख लेते हैं, ये रीजनिंग से है, ठीक है ना। कौन सा अन्य से भिन्न है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें ये ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ब्लड रिलेशन का। ए इज द राइट आंसर, जिससे तभी आपको बनेगा, है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि कोई तर्क वाक्य कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, तो निम्नलिखित में तर्क वाक्यों में से किसे निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। कुछ आदमी ईमानदार हैं, है ना, कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, तो इसमें से गलत माना जा सकता है कौन सा। देखो क्या, यदि कोई तर्क है वाक्य कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा तर्क में से किसी निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है, तो कुछ आदमी ईमानदार हैं, तो बी इज द राइट आंसर। चलो अब आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस का। ये देख लो क्वेश्चन अच्छे से, है ना, पढ़ लो इसका राइट आंसर क्या है। ये डिलीट कर दिया गया है ना, डी इज द राइट आंसर था इसका, ये डिलीटेड है। देखो यहाँ पे ये रेड से साइन है ना, तो यही डिलीटेड है ऊपर वाला क्वेश्चन। चलो एक बार देख लो ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है ना, इसके बाद ये आंसर। चलो अब आगे देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्न में कौन सा रेखा चित्र गाजर खाद्य सब्जी के परस्पर संबंध को सही चित्रित करता है, तो कौन सा करता है, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो सब्जी में ही सॉरी खाद्य में क्या आ जाता है, गाजर, ठीक है, और उसके बाद सब्जी में देखो खाद्य में आ जाता है सब्जी और गाजर, और देखो ये है खाद्य, उसके बाद सब्जी, उसके बाद गाजर, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं, ये कुछ कथन दिया गया है, उसकी युक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना, मतलब एक कथन है उसका एक कारण दिया गया है, तो कौन सा है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक आदर्शवादी धर्मांध, है ना, धर्मांध है, कुछ आदर्शवादी धर्मांध हैं, सभी सुधारवादी आदर्शवादी हैं, कुछ सुधारवादी धर्मांध हैं, तो इसमें क्या है राइट आंसर। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों कथन सत्य हैं, और जो आर और ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। ये क्या है, कथन है ए, और आर जो है युक्ति है, मतलब कारण है, तो दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अब इसी तरीके से क्या दिया गया है इसमें, ठीक है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, 4 विद्यार्थी में OPQR ने परीक्षा दी, सब मिलकर 4 प्रश्न पत्र, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 अंक का था, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए सारणी में दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ये दिया गया है ए स्टार, तो अब्सेंट बताया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, किस विद्यार्थी को हल किए गए प्रश्नों पेपरों को मिलाकर 60 से 65% अंक मिले, तो किसको मिले, ओ को मिले। प्रत्येक प्रश्न कितने का था, 100 अंकों का था, ठीक है ना। तो ये जो है ओ विद्यार्थी जो है उसके परसेंटेज कितने बने, 60 से 65% अंक मिले, ठीक है ना। चलो अब हम 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वही है ना। इसमें क्या दिया, क्या पूछा है, किस विद्यार्थियों को न्यूनतम औसत अंक मिले हैं,
तो न्यूनतम पहले सबका पहले औसत अंक निकालोगे, मतलब सबसे पहले जैसे मान लो इसका जैसे ओ का निकालोगे, है ना, सभी का प्लस करोगे, और जैसे 4 है तो है ना 4 से डिवाइड कर दोगे, और फिर उसके बाद पी का निकालोगे, फिर क्यू का निकालोगे, फिर आर का निकालोगे। फिर उसके बाद आपको सबसे न्यूनतम जो औसत अंक होगा वही राइट आंसर होगा। तो किसका है? बी, बी का है, ठीक है ना। एक मिनट, बी का राइट आंसर। मिनट, अब हम देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस का। मासिक खर्च के आधार पर ये एक वो दिया गया है, मंथली है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली हैज़ बीन शोन इन अ पाई चार्ट, पाई चार्ट में बताया गया है। और मासिक खर्च के आधार पर निम्न वृत्तखंड पाई चार्ट इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। तो कुल मासिक खर्च पर शिक्षा पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया ये पूछा जा रहा है इसमें। तो आंसर इज अ राइट आंसर इज अ सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आगे देख ले 31 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। यदि भोजन पर 1500 रुपये खर्च होते हैं तो कपड़े पर कितना खर्च होगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और पूरा साल का कितना होता है? 360, है ना। कैलकुलेशन यदि आप चाहते हो डिटेल में सॉल्व तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो डी इज़ अ राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शंस में, ठीक है ना। इसके बाद है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर इज अ राइट आंसर, यूनिक रहता है सभी का, ठीक है ना। चलो 33 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या है? कंप्यूटर संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु BCR का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म क्या है पूरे का? किसका है? तो BCR क्या है? बार कोड रीडर। आपने देखा होगा ना, जब अपन जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे स्कैन करते हैं ना, तो बार कोड ही रीड करते हैं वहाँ पे, जो स्कैनर जो होता है, मशीन होती है ना। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? निम्न में कौन से एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD भी है स्टोरेज डिवाइस, DVD भी है, लूप पैटर्न नहीं है ना। लूप पैटर्न नहीं है क्योंकि हार्ड डिस्क भी है, डी 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 DVD है, CD भी है। एक टाइम में CD DVD बहुत चलती थी। जो लूप पैटर्न नहीं है किसका? स्टोरेज डिवाइस का। चलो नॉर्टन क्या है? नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस है, ठीक है। और हाउ इंटरनेट बैंकिंग कैन बी असेस्ड थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? डी इज अ राइट आंसर। मोबाइल विद द इंटरनेट फैसिलिटीज, लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटीज, कंप्यूटर विद द इंटरनेट फैसिलिटीज, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, है ना, कीबोर्ड भी है, माइक्रोफोन भी है, और माउस भी है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह, है ना, होम अफेयर के अधीन। चलो अब आगे और देख लेते हैं। एट द दिस, वर्तमान में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं, ठीक है। जितना विकास हो रहा है उतना ही पर्यावरण खत्म हो रहा है, मतलब पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। अपोजिट्स टू ईच अदर, वर्तमान में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं, ठीक है ना। वन काटन का परिणाम है डिफॉरेस्टेशन इज अ सब सभी सही, जिससे क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ जाता है ना, प्राकृतिक संतुलन हो जाता है। औषधि पौधों की विलुप्त, है ना, विलुप्त की कगार पे आ रहे हैं। वर्षा चक्र का अनियमितीकरण हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पौधे ही नहीं रहेंगे। पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा होगी कैसे? मतलब वर्षा का जो चक्र है वो अनियमित हो जाएगा, ठीक है ना। पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है, ये संबंधित है। सी इज द राइट आंसर, बोथ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, संचयीकरण और संरक्षण। निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? नाभिकीय दुर्घटना इज द राइट आंसर।
ये मैन मेड है। चलो, गिवन बिलो द टू सेंटेंसेस, है ना, एक का कारण दिया गया है, एक है कथन, दूसरा है रीजन, कारण। ठीक है, तो चलो, सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए आवश्यक होती है। कारण क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक साधनों का क्षरण नहीं होता। तो क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब कथन जो ए है उसकी सही व्याख्या आर नहीं करता है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 44 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या रहेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? पारिस्थितिक तंत्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है ना। पारिस्थितिकीय तंत्र जैविक या अजैविक दोनों प्रकार के घटकों को समाविष्ट करती है। ठीक है। सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन की प्रमुख शक्ति है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र एक बंद तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता नहीं होती। तो ए इज अ राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है? पहला और दूसरा। बाकी का पारिस्थितिक तंत्र एक बंद तंत्र नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र की अपनी कोई उत्पादकता नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, और ये पहला और दूसरा सही है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में। ठीक है। चलो 46, दिव्यांग बच्चों की पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। सही RCI इसमें। ठीक है ना, RCI में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है। कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ठीक है ना। नैक के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड कौन सा है? सी, A++ प्लस, सॉरी A++। ठीक है ना। भारत में दूरस्थ शिक्षा के नियामक संस्था कौन सी है? कौन सी है? UGC, है ना। कंट्रोल कौन करता है? नहीं, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया इज अ UGC। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? प्रोफेसर S भटनागर। डी इज द राइट आंसर। पूरे क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट। ठीक है। यदि आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, जैसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों से नहीं आ रहे थे, पैसेज नहीं आ रहे थे, तो आप मुझे बता देना, तो मैं फिर एक नया वीडियो, फ्रेश वीडियो बना दूंगी इन्हीं पे। ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा और वो भी रहेगा, फ़ायदा मिल जाएगा।